कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन। इसमें हम 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, एल्कीनों से एल्कीन की अधिक क्रियाशीलता का क्या कारण है। तो यहाँ पर एल्केनों में सी बंध के मध्य केवल सिग्मा आबंध होता है, जबकि एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी के मध्य एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। तो पारसीय अतिव्यापन के कारण पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होता है। इस कारण एल्कीन एल्केनों से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यदि हम एक शब्द में कह दें तो एल्कीनों में जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, वो क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें पाई बंध और सिग्मा बंध दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, BHC क्या है, या इसी को हम बोल देते हैं लिंडेन क्या है, या इसी को बोलते हैं गैमेक्सेन क्या है, या इसको बोलते हैं 666 क्या है। तो इस तरह से इसके 3 नाम हैं। तो परीक्षा में आपको समझना है, इसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी पूछ सकता है, लिंडेन भी पूछ सकता है, गैमेक्सेन भी पूछ सकता है, या 666 भी पूछ सकता है। तो आपको समझ लेना है कि सभी के लिए यही कम लिखना है। तो चलिए समझते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश अथवा परवैनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को BHC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। इसको लिंडेन, गैमेक्सेन या 666 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको चाहें तो लिखें या ना लिखें, ज़रूरी नहीं है। अब जो शब्द बना है उसी का ये रासायनिक समीकरण है। तो ये बेंजीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और ये पराबैंगनी प्रकाश हो गया। तो सीधा सीधा है, जब बेंजीन का क्लोरीन से पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, BHC बनता है। इसको लिंडेन, गैमेक्सेन और ये 666 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जो परमाणु हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, वो 6 होते हैं। अब इसका उपयोग भी पूछा है। तो यह प्रबल कीटनाशी होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुलीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल इकाई, जिन्हें एकलक कहते हैं, परस्पर संयोजन करके मिल करके एक जटिल अणु निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं, या लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एथिलीन के अणुओं का बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। तो यहाँ पर समझते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड है, तो ये एथिलीन हो गया। अब जब हम इसका बहुलीकरण करते हैं तो इन्हीं की एक लंबी श्रृंखला जुड़ करके और एक बहुलक का निर्माण करते हैं, जैसे पॉलीएथिलीन बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बहुलीकरण बोलते हैं। तो जब छोटी इकाइयाँ आपस में मिल करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं तो उसे बहुलक कहते हैं, और इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको बताना है उदाहरण सहित। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इसको, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों पर उनका अणुसूत्र एक ही हो तो इस प्रकार उत्पन्न समवायता को क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये अणुसूत्र लिखा है C2H6O, तो ये अणुसूत्र 2 संरचनाओं का हो सकता है, 2 क्रियात्मक समूह का हो सकता है। जैसे ये CH3OCH3 है यहाँ, तो यहाँ पर ये जो है तो ये एक ईथर है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, और 3 कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन कितना है, 6। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ये 2 हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों का जो अणुसूत्र एक जैसे है, लेकिन जो इनका क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग है। यहाँ पर ईथर का क्रियात्मक समूह उपस्थित है, और यहाँ पर जो है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन अणुसूत्र एक ही हो, तो ऐसे समवायता को क्रियात्मक समवायता कहते हैं।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, आप इसे कैसे समझाएंगे। तो देखिए, मेथेन का क्लोरोनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। मेथिल मुक्त मूलक CH3 श्रृंखला समापन पद के दौरान एथेन में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मेथेन का क्लोरीकरण का मतलब यहाँ है ये CH3 है और यहाँ पर कोई हैलाइड जुड़ा रहा होगा, Cl Br या कुछ भी जुड़ा होगा, तो ये मुक्त मूलक कहलाता है। जब यहाँ से एक जो बंध खाली हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। जैसे एथेन होता है तो उसका सूत्र होता है CH4, लेकिन यहाँ पर CH4 न लिखे, क्या लिखें, CH3। तो एक जो है बंध यहाँ से खाली रहता है। इसी तरह से इसमें भी खाली होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इस तरह किस में बदल जाते हैं, CH3 माने एथेन में बदल जाते हैं। तो मेथेन का क्लोरीनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होने से जो CH3 है वो श्रृंखला समाप्त होते होते किस में बदल जाता है, एथेन में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन में 3 द्वियाबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होता है, क्यों। अभी हम पीछे पढ़े हैं एलिफेटिक कार्बन में, यदि बंध जो हैं बढ़ते जाएंगे, एक बंध हो, फिर द्विआबंध हो, फिर त्रिआबंध हो, माने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जितने बॉन्ड बढ़ेंगे वो उतना ही क्या होता है, अस्थायी होता है। जैसे यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन है, तो एल्काइन में 3 बंध पाए जाते हैं तो अधिक अस्थायी है। तो इसी तरह से इसमें भी द्विआबंध पाए जाते हैं तो इसको भी अस्थायी होना चाहिए, पर ये कैसा होता है, स्थायी होता है, क्यों होता है, ऐसा प्रश्न है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 बंध पाए जाते हैं, यहाँ भी 2 बंध, ये हाँ, तो कितने बंध हो गए, यहाँ पर द्विआबंध कितनी बार पाए गए, 3 बार। अब यहाँ पर ये अनुनाद कर लेते। अनुनाद का मतलब ये है कि ये बंधों में जो होती है ये एक ही की कई संरचनाएं पाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बंध का यहाँ पर विस्थापन होता है, ये एक बंध यहाँ हो जाता है, ये वाला बंध यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, इस तरह से यहाँ पर बेंजीन ये हो गया, और इसके कारण ये इस तरह की एक अनुनादी संरचनाएं बना लेता है, इसलिए क्या होता है, स्थायी होता है। तो सीधे सीधे यहाँ 2 चीज़ें बताना है कि बेंजीन क्यों स्थायी होता है। तो एक हो गया अनुनाद और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण और अनुनाद के कारण बेंजीन कैसा होता है, स्थायी होता है। तो आप चित्र भी बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें अनुनाद होता है और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। वैसे एरोमेटिकता वे पदार्थ होते हैं जो चक्रीय कार्बन परमाणु से बंध संरचना बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या है, यौगिक संरचना समतलीय होनी चाहिए, यौगिक अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करे, यौगिक हकल नियम का पालन करे, यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करें, तो वो एरोमेटिकता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो यही जो है एरोमेटिकता प्रदर्शित करने की क्या है, शर्तें हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 अंक के वीडियो समाप्त होते हैं इस अध्याय के। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के चैप्टर वाइज वीडियो देखना हो या कोई भी कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।